अच्छा, जब इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे तो हैदराबाद से भी एक पार्टी एआईएमआई यहाँ पर आई और इलेक्शंस में क्या उनका कोई मैनिफेस्टो था? क्योंकि हैदराबाद ओल्ड सिटी में तो एआईएमआईएम का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, तो यहाँ पर कुछ वादे करे थे उन्होंने? यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किया नगर सेवक के इलेक्शन में। यहाँ पर एआईएमआईएम को लेकर लोगों ने काफी प्यार दिया और काफी सारे वोट दिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं निराशा दिख रही है लोगों में, जैसे कि आप बताएं कि काम नहीं हो रहा और जो वादा किया गया था उसको वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए, तो जो भरोसा टूटा है ये भी सुनने में आया, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल भरोसा टूटा है जनाब। आज से कई साल तक का गटर नाले साफ होते थे जी। 2 दिन बाद ही साफ होते थे, लेट ही साफ होते थे, पर होते थे। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गटर साफ करवाया और जिस गली में लोग रहते थे उनके मुंह पे सामने जाके मोबाइल ओपन किए और बोले कि बोलो तुम्हारा गटर साफ हुआ है और हमने साफ करवाया है और आने वाला एमएलए ये होगा, एमआईएम का होगा। सोचो इतना टॉर्चर किया जा रहा है पब्लिक को एक गटर साफ करवाने। आप सोचो कि कहीं गली बना दिए तो ये लोग सीधा सीएम का डिमांड करने लगेंगे, और अगर इन्होंने रोड बनवा दिया तो ये पीएम का डिमांड करने लगेंगे। गटर में इतना ये लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं। सच में यहाँ की जो जनता है वो बेवकूफ़ बनी है। तेरा मेरा रिश्ता क्या नारे तकबीर के नाम पर लोगों ने वोट दिया। आज अवाम पछता भी रही है इनके मतलब गरम जो इन्होंने हमेशा जो भाषण देते हैं। इससे पहले जब भी ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल के बीच में कभी ये लोग आए। अच्छा, जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है, चाहे वो नगर सेवक हो, एमएलए, ये लोग आते हैं, अपने स्टेजों पर खड़े होते हैं, जज्बाती नारे लगाते हैं, युवाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं और यहाँ के आम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर लेते हैं और फिर हैदराबाद चले जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने मुसलमान के बच्चों के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, कितने मुसलमान के बच्चों के लिए कोर्ट में खड़े होके उनके क्या हाल है, उनका कैसा चल रहा है, उनके घर वालों का क्या हाल है, कितनी बार आपने पूछा? आपको मैं बताऊँ कुछ लीडर्स की बात बता रहा हूँ मैं, ये असली लीडर है। मैं सरजील इमान जैसे लीडर की बात कर रहा हूँ, उमर खालिद जैसे लीडर की बात कर रहा हूँ, खालिद सैफी जैसे लीडर की बात कर रहा हूँ। ये आज भी 5-5 साल हो गया, ये लोग आज भी सलाखों के पीछे। और मैं पर्सनली एक मैसेज दूंगा, एक पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक नहीं समझ जाओ आपकी बेहतर लीडर कौन है तब तक आप फैसले मत लो, नहीं तो ऐसा ही हाल कंटिन्यू होता रहेगा। और जहाँ जहाँ पे इनकी पार्टी जाती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, ये जहाँ जहाँ पे जाते इनके आने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ता है कि वहाँ पर बीजेपी अपना सरकार बना ली। आप Z+ सिक्योरिटी मांग रहे हो और आप स्टेजों पर खड़े होके कह रहे हो कि मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे हूँ, आओ मुझे गोली मार दो दुश्मनों। आप चल के देखो पर्सनली अवाम के बीच में, ये खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बताऊं जहां पर ये एमपी है, जहां पर इनका एमएलए है, जहां पर इनके 44 नगर सेवक है, वहां पर ये लोग बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं। वहां पर ये लोग Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। आप सोचिए कितना डर है ये लोगों को। मीम टीवी जो है आज मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई के गोवंडी में हम मौजूद है और हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है एक यूथ लीडर भी बोलेंगे, सोशल एक्टिविस्ट भी बोलेंगे, जिनका नाम सईद खान है, जो गोवंडी में कई बरसों से यहाँ के पब्लिक के इश्यूज उठाते आ रहे, और इनसे भी बात करेंगे और यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, आप लोग हैदराबाद से यहाँ पर आए, इतना लंबा सफर तय करके आए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मीम टीवी का। सईद भाई, हैदराबाद की बिरयानी जो है फेमस है और कहीं ना कहीं मुंबई का वड़ा पाव की भी चर्चा दुनिया में होती है, तो ये खाने पीने की चीजों के अलावा अगर हम यहाँ के कुछ मसाइल पे बात करेंगे तो यहाँ के जैसे ओल्ड सिटी पुराने शहर में काफी पब्लिक इश्यूज है, ड्रेनेज का, सिविक इश्यूज है, ड्रग्स को लेकर है, क्राइम भी है वहां पर, तो क्या ऐसे इश्यूज यहाँ पे भी पाए जाते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे नशे को लेकर बहुत बड़े बड़े इश्यूज पाए जाते हैं। जैसे नशे हो जाने के बाद फिर बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, मर्डर, हाफ मर्डर, और चोरियां तो आम हो गई है। जो यहाँ पे जो स्लम जो झोपड़पट्टियां हैं वहां पर बहुत आम तरीके से चोरी होती है। तो आप जरा अपने बारे में बताइए, ये मुहिम को आपने कब शुरू करी और ये इसकी गंभीरता, इसकी सीरियसनेस को आप कब महसूस करा कि गोवंडी में भी नशा बहुत ही बढ़ते जा रहा है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो बचपन से फील करता हूँ, मैं देखता हूँ
क्योंकि मैं पैदा हुआ गवंडी में, जी जी जी। तो बचपन से ही देखते आ रहा हूँ मैं कि यहाँ पर कंटिन्यू नशा किया जा रहा है। नशा बहुत आम है, पर इस बीच में बहुत ज्यादा ही नशा हो गया है। अभी मैं बता दूं आपको कि नशे को लेकर ऐसे हमने 2019 में मुहिम शुरू किया था। तब से छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बड़े बड़े लाइक नशे, जैसे वो गांजा और सुल्ली के बोतल ऐसे पाए जाते थे, जो नशे में इतने धुंध हो जाते थे, जो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानते थे, और वो माँ पर हाथ उठा देते थे, चाकू मार देते थे बाप को, घर के सामान को चोरी कर लेते थे। ऐसे से कंटिन्यू मसाइलें सामने आती थी। तब से हमने शुरू किया। फिर 2022 में समथिंग हम नशे के मुहिम को चलाया। हमने भूख हड़ताल पर बैठे, कंटिन्यू हम मोर्चा निकाले, रैली निकाले, भूख हड़ताल पर भी बैठते थे। और फिर हमें आश्वासन मिला प्रशासन से कि नशा खत्म होगा। यहाँ के एमपी ने खुद कहा था कि नशा खत्म होगा। एमएलए से हम कंटिन्यू राब्ता कर ले कि यहाँ पर नशे पर कार्रवाई की जाए। हमने कई लेटर पुलिस स्टेशन में दिया, यहाँ के कमिश्नर तक का लेटर दिया हमने। एएनसी और एनसीबी, ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, जो नशे को खत्म करने वाले डिपार्टमेंट है, उनको पर्सनली हम जा जाके लेटर दिए, क्योंकि यहाँ गोंडी में नशा खत्म हो, गोंडी के जो आने वाली नस्लें हैं, गोंडी के जो यूथ है, वो अच्छे से अच्छी अपनी जिंदगी निकाले, गुजारे। उसके लिए हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, मगर उतना कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जी। अच्छा, जब इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे तो हैदराबाद से भी एक पार्टी AIMI यहाँ पर आई, और इलेक्शंस में क्या उनका कोई मैनिफेस्टो था? क्योंकि हैदराबाद ओल्ड सिटी में तो AIMI का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, तो यहाँ पर कुछ वादे करे थे उन्होंने? यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किया नगर सेवक के इलेक्शन में। आपको बता दूं कि यहाँ हमारे गवंडी में एक SMS कंपनी है, जहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के जो सामान होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो वहाँ पे जलाई जाती है, जिसका जो प्रदूषण है, धुआं है, वो इफेक्ट करता है गवंडी पर, गवंडी के लोगों पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीबी हो रही है, दमा की बीमारियां हो रही है। तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो कंपनी, जिसे होना चाहिए बहुत ज्यादा दूर, लेकिन वो है पब्लिक के बीच में। तो उन्होंने वादा किया था कि हम SMS कंपनी हटवा देंगे, हम नशा खत्म करवा देंगे, हमारे आते ही क्राइम बंद हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने स्पीच में, अपने स्टेज पर चिल्ला चिल्ला के युवाओं के बीच में कहा था कि हमारे जीतते ही यहाँ पर ड्रग्स नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी गवंडी के लोगों को, और गवंडी के अच्छे भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन काम किया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े वादे दावे किए गए, पर रिजल्ट आया, इनके 6 नगर सेवक, 7 नगर सेवक जीत के आए, 7 कॉर्पोरेटर्स जीत के आए। पर आज जीते हुए 4 महीने से ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा मर्डर और पहले से ज्यादा आम हो गया नशा यहाँ पर, ऐसा। और हम कंटिन्यू इनके नगर सेवकों को जब हम बोलते हैं, यहाँ के MLA को बोलते हैं, तो सोशल मीडिया पर हम जब डालते हैं अपनी बातें कि यार 4 महीने से ज्यादा नगर सेवक का पीरियड हो गया, लेकिन अब तक के कोई कार्रवाई नहीं, एक बार भी एक भी नगर सेवक ने कोशिश तक नहीं किया, लेटर वर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमें पूछते हैं कंटिन्यू, और फिर इनके जो लोग रहते वो सोशल मीडिया पे आकर माँ बहन और ऐसी ऐसी गालियां देते, हमें धमकियां देते हमें, कि मैं क्या बताऊं आपको। और कंटिन्यू हम, कोई मसला नहीं हो, धमकी हो ना हो, आए ना आए, हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, और इस मुहिम पर काम करते रहेंगे। यहाँ पर AIMI को लेकर लोगों ने काफी प्यार दिया और काफी सारे वोट दिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं निराशा दिख रही है लोगों में, जैसे कि आप बताया कि काम नहीं हो रहा, और जो वादा किया गया था उसको वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए, तो जो भरोसा टूटा है ये भी सुनने में आया, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल भरोसा टूटा है जनाब। आज से कई साल तक का गटर नाले साफ होते थे जी, 2 दिन बाद ही साफ होते थे, लेट ही साफ होते थे, पर होते थे। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गटर साफ करवाया और जिस गली में लोग रहते थे उनके मुंह पे सामने जाके मोबाइल ओपन किए और बोले कि बोलो तुम्हारा गटर साफ हुआ है और हमने साफ करवाया है, और आने वाला MLA ये होगा, MIM का होगा। सोचो, इतना टॉर्चर किया जा रहा है पब्लिक को एक गटर साफ करवाने पर।
आप सोचो कि कहीं गली बना दी तो ये लोग सीधा सीएम का डिमांड करने लगेंगे, और अगर इन्होंने रोड बनवा दिया तो ये पीएम का डिमांड करने लगेंगे। गटर में इतना ये लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ये तो खैर आम बात है, ओल्ड सिटी पुराने शहर में भी कुछ भी रत्ती बराबर भी काम होता है तो वीडियोस और रील्स बन जाती है। और सदर साहब का शुक्रिया। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं ओल्ड सिटी से चलते हुए गोवंडी तक भी पहुंच गया, आप बताना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, गोवंडी तक ये भी ट्रेंड पहुंच गया है। और सच में यहाँ की जो जनता है वो बेवकूफ बनी है। तेरा मेरा रिश्ता क्या नारे तकबीर के नाम पर लोगों ने वोट दिया। आज अवाम पछता भी रही है इनके मतलब गरम जो इन्होंने हमेशा जो भाषण देते हैं। इससे पहले जब भी ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल के बीच में कभी ये लोग आए। अच्छा, जब भी इलेक्शन नजदीक आता है, चाहे वो नगर सेवक हो, एमएलए, ये लोग आते हैं, अपने स्टेजों पर खड़े होते हैं, जज्बाती नारे लगाते हैं, युवाओं को बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ के आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर लेते हैं और फिर हैदराबाद चले जाते हैं। और फिर उनका दूसरा कोई मकसद होता है, चाहे यूपी हो, बंगाल हो या बिहार हो, वहां चले जाते हैं। फिर वहां के भी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं लोग। अच्छा, कुछ टेक्निकलिटी पे बात करेंगे। जज्बाती तकरीरें तो खैर ये होते रहती है, लेकिन जब इस तरीके के दावे कहीं किए जाते हैं कि हम मोदी सरकार को हटा देंगे, मतलब एक एमपी हो के अगर वो ये बात कर रहा है, या कभी 15 बॉटल खून मैंने दिया हूँ, या फिर जो है मतलब इस तरीके की जो टेक्निकली बंगाल में हम सीएम हमारा बनाएंगे, तो ऐसी बातों पे मतलब ये कहाँ तक टेक्निकलिटी में क्या उसको एक अकल उसको एक्सेप्ट कर सकती है? जनाब, ये लोग अपने खुद के हैदराबाद में 8 से 9 नहीं हो पाए। ये खुद के हैदराबाद में 2 एमपी तैयार नहीं कर पाए, जहां पर इनकी बुनियाद है, जहां पर इनकी पार्टी ताकत में है, वहां पर इन्होंने फॉर्म नहीं कर पाए। ये अलग अलग स्टेट्स में जाके सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये लोग कभी उमर का बेटा सीएम बनेगा तो कभी उस्मान का बेटा सीएम बनेगा, कभी हिजाब वाली औरत मेयर बनेगी तो कभी सीएम बनेगी, कभी पीएम बनेगी। इनकी खुद की पार्टियों में जो नगर सेवक है वो लोगों को ये लोग ग्राउंड पे उतार के काम नहीं करवाते। तो कैसे, मैं बता दूं, मैं चैलेंज करता हूं कि एमआईएम पार्टी के जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि बना दो एमआईएम की किसी महिला को पार्टी का लीडर, पार्टी का प्रेसिडेंट बना दो। आप इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर महिलाओं को देते हो तो आप सिर्फ बांटने का काम किए हो। आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नाम पे मुसलमानों को जज्बात में लेके आ जाते हो, और दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी जो जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदुओं को जज्बात में लेके आता है। आज 2014 से पहले कभी इतने दंगे, इतने फसाद, इतने ज्यादा लोग मारे नहीं गए थे। 2014 के बाद में इनका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, तब हम बताएंगे हम कौन है। मैं कहना चाहता हूं, तुम अकेले घूम के ऐसे आम इलाकों में देखो कि तुम किस लेवल पे खुद को महसूस करते हो। जो डर एक मुसलमान फील करता है एक कम्युनिटी के बीच में, जब वो बाहर जाता है, जो और गैर कम्युनिटी के बीच में जाता है, जब आजू बाजू वालों को देखता है तो उसे डर लगता है। ये इन सभी डर की वजह मैं मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है और उनके जज्बाती भाषण है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सईद खान, और जैसे कि हमने बताया कि ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद से मुंबई गोवंडी में हम आए, ताकि यहाँ पे जो रिसेंटली म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए उसके बाद 4 महीने हो गए, बता रहे कि यहाँ पे बराबर काम नहीं हो रहा। और जिस वादे का जो है दावा असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी ने की थी कि गोवंडी को जो है नशा मुक्त करेंगे, यहाँ से ड्रग्स हटाएंगे, उस पर भी कुछ खास कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि हर आए दिन कुछ ना कुछ नशे की वजह से कत्लेआम हो रहा है, यहाँ पर बताया गया है। तो यूथ को भी चाहिए कि आप सिर्फ जो है, जैसे कि सईद खान ने बताया कि जज्बाती तकरीरा सुन के जोश में आके जो है आप किसी की ब्लाइंड फॉलोइंग मत करिए। आपको अगर सियासत समझना है तो भाई संविधान है और जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़िए, जमहूरियत कि आपको क्या हक दे रही है उसके बारे में पढ़िए, और दूसरे भी नेशनल लीडर्स है उनको आप पढ़िए, रिसर्च करिए, उसके बाद आप अपना फैसला जो है करिए। तो गोवंडी में भी कुछ जो है विजुअल्स हम आपको बताएंगे, कुछ यहाँ के कॉमन वोटर्स उनकी भी बातें सुनेंगे। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, और फिर से एक और बार शुक्रिया कहेंगे सईद खान साहब का जो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया मीम टीवी को। जी, ये भी ऐड कर देना कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और इनके जितने भी कार्यकर्ता है वो स्टेजों पर खड़े होके जज्बाती जो भाषण तो देते हैं कि मुसलमानों का ये हाल हुआ, मुसलमान वहां मारा जा रहा है, यहाँ काटा जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने मुसलमान के बच्चों के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, कितने मुसलमान के बच्चों
के लिए कोर्ट में खड़े होके उनके क्या हाल है, उनका कैसा चल रहा है, उनके घर वालों का क्या हाल है, कितनी बार आपने पूछा? आपको मैं बताऊं, कुछ लीडर्स की बात बता रहा हूं मैं, ये असली लीडर है। मैं सरजी लिमान जैसे लीडर की बात कर रहा हूँ, उमर खालिद जैसे लीडर की बात कर रहा हूँ, खालिद सैफी जैसे लीडर की बात कर रहा हूँ। ये आज भी 5-5 साल हो गया, ये लोग आज भी सलाखों के पीछे, इनके लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है। आपको बताओ, इनका जो केस लड़ रहा है वो भी नॉन मुस्लिम है। और सोचो, एक हिंदू एक मुसलमान लीडर के लिए केस लड़ रहा है और पूरी ताकत से केस लड़ रहा है। इतनी एकता है हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान में। ये लोगों के जज्बाती तकरीर की वजह से, आप, मेरा पर्सनल दोस्त है, रवि नाम का दोस्त था, वो मुझसे कतराने लगा। जब मैं मायम में था वो मुझसे कतराने लगा कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग जज्बाती लोग हो, जज्बाती भाषण देकर बेवकूफ बनाते हो, तुम लोग ये करते हो वो करते हो। ऐसी कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं बताऊं आपको कि पर्सनल मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं। मैं इनके जब ऑफिस में जब था, तब ये लोग अपनी बातों में सिर्फ मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान काटा जा रहा है, मुसलमान का ये हुकूक छीना जा रहा है, ये हक छीना जा रहा है, पर ये लोग मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करते। ये लोग, असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ यही काम है, कहीं पर भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई सा भी मुद्दा हुआ, ये अपना माइक उठाए, टाइट किए और बोलना चालू किए। हो गया मुद्दा, माइक ढीला किए, माइक साइड में रखे और फिर दूसरा मुद्दे पर बात करना चालू किए, दूसरा काम चालू किए। उसके बाद क्या, जिस पर बीती है, जिस पर जुल्म हुआ है, जो मारा गया है, उसकी फैमिली का क्या, उसकी फैमिली का क्या हाल है, उसका क्या, वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे किस हाल में है, उसका केस कौन लड़ रहा है, वो छूटेगा भी कि नहीं छूटेगा, वो उम्र कैद है या फिर कब तक है, कोई अपडेट लेने नहीं जाते ये लोग सिर्फ जज्बाती बयान देते, भाषण देते और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते मुसलमानों को। और मैं पर्सनली एक मैसेज दूंगा, एक पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक नहीं समझ जाओ आपकी बेहतर लीडर कौन है, तब तक आप फैसले मत लो, नहीं तो ऐसा ही हाल कंटिन्यू होता रहेगा। और जहां जहां पे इनकी पार्टी जाती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, ये जहां जहां पे जाते, इनके आने के बाद वहां पर मालूम पड़ता है कि वहां पर बीजेपी अपना सरकार बना ली। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो युवाओं को समझना चाहिए। आप खुद से समझिए, खुद से स्टडी किए, खुद से पढ़िए, खुद देखिए कि कौन बेहतर लीडर है, तब आप फैसला लीजिए। सिर्फ स्टेज पर कोई खड़ा है, चिल्ला चिल्ला के नारे तकबीर कर रहा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या कर रहा है, और आप एकदम जज्बाती होकर जवाब दे रहे हो, नारे लगा रहे हो, और फिर आप खुद को कह रहे हो कि बहुत अच्छा मुसलमान हो। आप नहीं हो। आप जब तक खुद से समझोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तब तक आप खुद एक बेहतर लीडर नहीं बन सकते, एक बेहतर मुसलमान भी नहीं बन सकते। और आपको बता दूं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो तकरीरों में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरा सिर्फ अल्लाह मददगार है, मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे हूँ, आओ दुश्मनों मुझे गोली मारना है मार दो, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं इस्लाम के लिए काम करता रहूंगा, ये भाषण सिर्फ कानों को अच्छा लगने वाला है। आप Z+ सिक्योरिटी मांग रहे हो और आप स्टेजों पर खड़े होके कह रहे हो कि मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे हूं, आओ मुझे गोली मार दो दुश्मनों। आप चल के देखो पर्सनली अवाम के बीच में, ये खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं बताऊं, जहां पर ये MP है, जहां पर इनका MLA है, जहां पर इनके 44 नगर सेवक है, वहां पर ये लोग बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं, वहां पर ये लोग Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। आप सोचिए कितना डर है ये लोगों को। मैं बता दूं कि ये हमेशा ये आए थे चिल्ला चिल्ला के। और मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो इनके सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं ताकि यूथ का जो माइंड डाइवर्स हो। ये चलाते हैं कि बंगाल में सिर्फ 20 सीटों पे लड़े, यूपी में सिर्फ 50 सीटों पे लड़े, बिहार में जाके सिर्फ 100 सीटों पे, मतलब इतनी ही सीटों पे लड़े। तो कहां से ये लोग जिम्मेदार हैं बीजेपी के जीत के आने पर? ये लोग लड़ते तो 20 सीटों पर है, पर वहां पर जो 227 सीटें रहती है, जो 300 सीटें, जो भी MLA की सीटें वहां पर रहती है, वो सीटों के जो हिंदूज है वो सब एकता बना लेते हैं, क्योंकि ओवैसी के जो जज्बाती बयान होते हैं, उमर का बेटा CM बनेगा तो ये बनेगा, और जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान है, वो एक अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये होता है कि जो नॉन मुस्लिम है वो डायरेक्टली वोट दे देते हैं बीजेपी को, ये सोचकर कि कहीं उस्मान का बेटा ना CM बन जाए। तो ये लोगों का एक सोची समझी चाल है।
ताकि ये बीजेपी जीत के आए। और ये सब बीजेपी के कठपुतली है। जैसा इनको जिस लाइन में, जिस तरफ, जिस स्टेट में ये लोग नचाना चाहते हैं, ये लोग हाथ ऊपर करके नाचना शुरू कर देते हैं। और इनके पीछे वो लोग की भी बहुत बड़ी गलती है जो आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लेते हैं।